इरिगेशन में पिछले लेक्चर में हमने कैनाल हेड रेगुलेटर के वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी। अब आज की इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले उसके अंदर जो डेफिनेशन आती है वो आती है एफ्लक्स। ठीक है, एफ्लक्स क्या होता है? एफ्लक्स इज द राइज ऑफ वाटर लेवल ऑन द अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वियर और बैराज। क्या मतलब है इसका कि जब हम किसी नदी के रास्ते में वियर को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो उधर जो अप स्ट्रीम से आने वाला पानी होता है, ठीक है, तो उसका जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है और पानी कुछ इस टाइप से बहने लग जाता है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम साइड का वाटर लेवल और डाउन स्ट्रीम साइड के वाटर लेवल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा एफ्लक्स। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आती है पॉन्ड लेवल। पॉन्ड लेवल इज़ द वाटर लेवल इन द पॉन्ड क्रिएटेड ऑन द अप स्ट्रीम साइड ऑफ द वियर। इसका मतलब क्या है कि वियर के अप स्ट्रीम साइड में वाटर का जो लेवल होगा ये कहलाएगा हमारा पॉन्ड लेवल। ठीक है, और पॉन्ड लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पॉन्ड लेवल इक्वल टू FSL ऑफ कैनाल प्लस हेड लॉस ऑफ रेगुलेटर। ठीक है, ये होता है पॉन्ड लेवल का फॉर्मूला। इसके बाद आता है स्टेबल रिवर विड्थ। ये होती है द लेंथ ऑफ वाटर वे प्रोवाइडेड ओवर द वियर टू पास द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। मतलब क्या है कि हमारा जो वियर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो वियर के ऊपर हमने टोटल कितनी लेंथ प्रोवाइड कराई हुई है पानी को पास होने के लिए, ये जो लेंथ कहलाती है वो कहलाती है स्टेबल रिवर की विड्थ। इसके बाद हम बात करते हैं जब भी हम किसी हेड रेगुलेटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मतलब कि किस लोकेशन में किस टाइप का हेडवर्क सूटेबल रहता है नहीं रहता है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर लोकेशन ऑफ हेडवर्क्स की। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है स्टेज वो आती है रॉकी स्टेज। मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम हेडवर्क को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले लॉन्ग आइडियल लेंथ ऑफ द कैनाल। मतलब कि रॉकी स्टेज में यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर हमने कैनाल बना दी, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि कैनाल का काम क्या होता है, जनरली उसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए काम में लिया जाता है। तो उस वजह से पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली कैनाल को इरिगेशन वाले फील्ड्स तक पहुंचने में काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में तो आसपास किसी भी खेती योग्य ज़मीन का होना मुश्किल होता है। तो उस वजह से नहर को काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग आइडियल लेंथ। ठीक है, उसके बाद आता है मोर क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड। मतलब कि कैनाल जब किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकल रही है तो उसमें ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र काफ़ी आते हैं और उस वजह से बीच बीच में हमको नदी नालों को क्रॉस करने के लिए काफ़ी सारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स भी बनाने पड़ते हैं। फिर आता है कैनाल बेड विल हैव टू बी लाइंड टू परमिट हाई वेलोसिटीज़। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि हिली एरियाज़ में स्लोप काफ़ी ज़्यादा होता है, उस वजह से जो पानी की वेलोसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और उसको सहन करने के लिए हमको कैनाल का जो बेड है, उसका जो तली है, उसको पूरी तरीके से लाइंड करना पड़ेगा पक्के मटेरियल से। इसके बाद आता है डिवॉइडिंग ऑफ फर्टिलाइजिंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र से पानी बहकर आता है उसके अंदर फर्टिलाइजिंग मिनरल्स यानी कि ऐसे कण मृदा के जो कि फसलों के लिए लाभदायक हो, उनकी काफ़ी मात्रा में कमी होती है। तो उस टाइप का जो पानी होता है वो जनरली ऐसे टाइप के सॉइल पार्टिकल्स को लेके चलता है जो कि हमारी सॉइल के लिए बिल्कुल भी यूजलेस होते हैं। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है फाउंडेशंस जो होती है इसकी वो काफ़ी शैलो डेप्थ तक ही बनाई जाएगी तो भी हमको हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि रॉकी एरिया है तो वहाँ पर हमको फाउंडेशन बनाने के लिए ज़्यादा डेप्थ पर एक्सकेवेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो इकोनॉमिकल होता है हमारे लिए। इसके बाद आता है हाई हेड्स आर अवेलेबल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क। मतलब कि क्योंकि पानी जो होता है वो हाई वेलोसिटी से ऊंचाई से बहता है, उस वजह से उस जगहों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट यानी कि पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली के प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं। फिर आता है नो चांस ऑफ गेटिंग सिल्टेड ड्यू टू हाई वेलोसिटीज़। मतलब कि क्योंकि हाई वेलोसिटी होती है तो उस वजह से इस टाइप की कैनाल में, इस टाइप के हेडवर्क्स में सिल्टिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर होती है और सिल्ट फ्री जो होता है वो वाटर होता है। ठीक है, जो कि
किस लिए काम में आ सकता है? हम जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसमें जो टरबाइन होते हैं उन टरबाइंस को सिल्ट फ्री वाटर हमको सप्लाई करना होता है। तो क्योंकि ऐसी जगहों पर हाई वेलोसिटी होती है उस वजह से सिल्टिंग की प्रॉब्लम तो न के बराबर होगी। उस वजह से ये जो एडवांटेजेस होती है हमारी किस स्टेज में, रॉकी स्टेज में, जब हम कैनाल हेडवर्क को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है वो आती है सब माउंटेनियस और बोल्डर स्टेज। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र होते हैं? पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद जो पहाड़ियों का निचला क्षेत्र होता है वो कहलाता है सब माउंटेनियस या फिर बोल्डर स्टेज, जहाँ पर कि बड़े बड़े पत्थर पहाड़ियों से लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स पाए जाते हैं। तो उसकी सबसे पहले डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। लॉन्ग आइडियल लेंथ ऑफ द कैनाल, सबसे पहला पॉइंट यही है क्योंकि इस क्षेत्र में भी आसपास इरिगेशन के लिए खेतों का होना मुश्किल होता है। मोर पर्कोलेशन लॉसेस, मतलब कि इस टाइप की कैनाल में, इस टाइप के हेडवर्क में पर्कोलेशन लॉसेस जो होते हैं, मतलब कि पानी का ज़मीन के अंदर चला जाना काफ़ी सारे होते हैं क्योंकि वहाँ की जो चट्टानें होती है वो लूज़ होती है, बोल्डर्स पाए जाते हैं, उस वजह से पर्कोलेशन लॉसेस ज़्यादा होंगे। और मोर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इस क्षेत्र में भी ज़्यादातर नदी नाले क्रॉस होते हैं, पहाड़ियों से उतरने वाले जो भी नदी नाले होते हैं उनको हमको क्रॉस कराने के लिए क्रॉस ड्रेनेज बनाने पड़ेंगे। इसके बाद आता है इसकी एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या होती है? कैश क्रॉप जो होती है, मतलब कि शुगर कैन हो गया, टी हो गया, टोबैको हो गया, इस टाइप की जो भी फसलें होती है उन टाइप की फसलें जनरली इसी टाइप के सब माउंटेनियस बोल्डर स्टेज वाले क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। तो इस टाइप की फसलों के लिए अगर इस क्षेत्र में अगर कैनाल और हेडवर्क बनाए जाते हैं तो वो काफ़ी लाभदायक होते हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ हेडवर्क इज़ लेस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल मटेरियल। ये तो सिंपल सी बात है, लोकल मटेरियल अवेलेबल होता है उस वजह से कॉस्ट कम आती है। फिर आता है लेस रिवर ट्रेनिंग वर्क्स आर रिक्वायर्ड। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या होता है कि जब भी हम किसी क्षेत्र से नदी बह रही है तो उसका जो आसपास का एरिया है, आसपास की जो ज़मीन है, उसको भी हमको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करने का मतलब क्या है कि उस टाइप की ज़मीन अगर स्लाइड होने वाली चट्टानें हैं आसपास या फिर कोई ऐसी मिट्टी है तो उसको उसकी इस जगह पर स्टेबिलिटी देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसको मजबूती प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी गहरी खाई के अंदर से कोई नदी बह रही है, कोई पानी का वाटर रिसोर्स है जो कि फ्लो हो रहा है, तो उस क्षेत्र में भी जैसे आसपास की चट्टानें हैं वो स्लाइड होने की संभावना में है, तो उस टाइप के जो आसपास की जगह होती है उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो काम किए जाते हैं वो कहलाते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क। ठीक है, तो जब ऐसे बोल्डर स्टेज और सब माउंटेनियस स्टेज में कोई भी नदी या कैनाल या फिर हेड रेगुलेटर हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमको लेस रिवर ट्रेनिंग वर्क की ज़रूरत होती है। उसी के साथ साथ पावर जनरेशन भी उसके अंदर किया जा सकता है। फिर इसके बाद तीसरी जो स्टेज आती है वो होती है थ्रू स्टेज। थ्रू स्टेज कौन सी होती है? जो कि मैदानी इलाके होते हैं, जब पहाड़ियों से हम नीचे उतर जाते हैं और उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को बोलते हैं हम थ्रू स्टेज। तो पहले उसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ हेडवर्क इज़ मोर ड्यू टू पुअर फाउंडेशन। मैदानी क्षेत्रों में हमको फाउंडेशन बनाने के लिए ज़्यादा गहराई तक जाना पड़ता है, उस वजह से जो लागत आती है उसकी ज़्यादा आती है। और प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग इन द कैनाल इज़ मोर, क्योंकि ढाल कम होता है कंपैरेटिवली मैदानी क्षेत्रों में, तो उस वजह से सिल्टिंग की प्रॉब्लम इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो सब सॉइल फ्लो इज़ कंपैरेटिवली लेस, मतलब कि ग्राउंड के अंदर होने वाले सीपेज जो होते हैं वो इसमें काफ़ी कम होते हैं। और द हेडवर्क सर्व्स लार्ज एरिया एंड नो आइडियल लेंथ ऑफ द कैनाल, मतलब कि इस क्षेत्र में अगर कैनाल कोई बनाई गई है तो उसकी कैनाल की जो आइडियल लेंथ होगी वो काफ़ी ज़ीरो के बराबर होगी, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जनरली कैनाल के आसपास के क्षेत्रों में खेती की जाती है, तो कोई भी लेंथ कैनाल की ऐसी नहीं होगी जो कि हमारे लिए काम में नहीं आ रही है इरिगेशन करने के लिए। ठीक है, तो वो होती है नो आइडियल लेंथ ऑफ कैनाल। उसके बाद आता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स लेस रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और वाटर कंटेन्स सिल्ट एंड अदर फर्टिलाइजिंग मटेरियल्स, मतलब कि मैदानी क्षेत्रों में जो पानी बहता है उसके अंदर सिल्ट और ऐसे मटेरियल जो कि उपजाऊ होते हैं, काफ़ी हमारे फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है फ्लडिंग।
ठीक है। तो फ्लडिंग जो है वो बेसिक सा टॉपिक है, इसके बारे में हमको जो बेसिक बातें होगी उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो हमको देखने लायक होगा, पढ़ने लायक होगा वही बात करेंगे। सबसे पहले फ्लडिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लडिंग का मतलब होता है बाढ़ आना, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसा एरिया जो कि नॉर्मली ड्राई रहता है उस पर बारिश के समय में ज़्यादा मात्रा में पानी आ जाए तो उसको बोलते हैं हम फ्लडिंग। इसकी डेफिनेशन है एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्ज लैंड that is usually dry and it also occurs in the rivers when flow rate exceeds the capacity of river। मतलब कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो कि जनरली सूखा रहता है और वो पानी से अगर भर जाए, या फिर कोई नदी अगर उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी से ज़्यादा कैपेसिटी पर बह रही है तो उसको बोलेंगे हम फ्लडिंग। फ्लडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हैवी रेन्स, ठीक है, ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स, ब्रोकन डैम्स, अर्बन ड्रेनेज बेसिन्स, स्टॉर्म सरचार्ज, सुनामीज एंड चैनल विद स्टीप स्लोप्स, लेक ऑफ वेजिटेशन, स्नो मेल्टिंग एंड आइसबर्ग्स। ये काफ़ी सारे कारण होते हैं। इसमें हमको पता है हैवी रेन्स होती है बाढ़ आने का कारण, ओवरफ्लो, रिवर का ओवरफ्लो होना, ब्रोकन डैम्स, कभी कभी बांध टूट जाते हैं उस वजह से भी बाढ़ आ जाती है उसके निचले क्षेत्रों में। अर्बन ड्रेनेज बेसिन्स, अर्बन ड्रेनेज बेसिन्स क्या होते हैं? शहरी क्षेत्रों में ऐसे एरियाज जहाँ का कि पानी बहकर किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है वो कहलाता है अर्बन ड्रेनेज बेसिन। और बाढ़ आने का क्या कारण होता है कि हम क्या करते हैं कि अर्बन ड्रेनेज बेसिन जो होते हैं उसके अंदर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, उस वजह से पानी के रास्ते में रुकावट आ जाती है और शहरी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हो जाती है और उससे वहाँ पर बाढ़ आती है। स्टॉर्म सर्जेस यानी कि तूफान, आंधी का आना, सुनामीज, चैनल विद स्टीप साइड्स, मतलब कि ऐसी चैनल्स जिनका कि साइड्स जो होते हैं वो काफ़ी स्टीप स्लोप होते हैं, मतलब काफ़ी खड़े होते हैं, ढाल ज़्यादा होता है उनका, ऐसी चैनल्स में भी बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर आता है लेक ऑफ वेजिटेशन यानी कि वनस्पति पेड़ पौधों का कमी होना, ठीक है, डिफोरेस्टेशन भी बोल सकते हैं उसको। फिर आता है स्नो मेल्टिंग इन आइसबर्ग, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि बर्फ़ के पिघलने से और आइसबर्ग्स के बड़े आइसबर्ग्स के टूटने से भी समुद्रों में पानी का लेवल बढ़ जाता है और उससे उसके जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना रहती है। इसके बाद आता है बाढ़ आने के इफ़ेक्ट के क्या होते हैं। तो इसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं और गुड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो सबसे पहले सेडिमेंट्स एंड टर्बिडिटी ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, मतलब कि क्योंकि बाढ़ का पानी जो होता है वो काफ़ी गंदा होता है, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में मिट्टी घुली रहती है, तो जब ये बाढ़ का पानी नीचे उतरता है वापस तो अपने साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी को जो है वो तालाबों में और वाटर रिसोर्सेज में ले जाता है। उस वजह से जो मरीन लाइफ होती है, मतलब कि पानी का जो तंत्र होता है, पर्यावरण तंत्र, जिसके अंदर मछलियाँ और ये सभी जीव जंतु भी आते हैं, उसके अंदर पानी काफ़ी टर्बिडिटी हो जाती है, मतलब गंदला पानी हो जाता है और उस वजह से वहाँ का जो पर्यावरण तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है लीटर एंड ह्यूमन बिल्ट वेस्ट कम्स इन द वाटर बॉडीज़। जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो वो काफ़ी क्षेत्रों से जो कचरा होता है, गंदगी होती है, उसको भी लेकर वापस से वाटर रिसोर्सेज में जाएगा। उसके बाद आते हैं टॉक्सिन एंड केमिकल्स, ठीक है, काफ़ी इस मात्रा में टॉक्सिन्स, जहरीले तत्व भी बाढ़ के पानी के साथ मिलकर और हमारे वाटर रिसोर्सेज में घुल जाते हैं। लैंड स्लाइड एंड इरोजन, ठीक है, भूमि का कटाव होता है। कटिंग ऑफ रिवर बैंक्स, मतलब कि नदियों के जो किनारे होते हैं वो काफ़ी कट के और उनकी मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। वाटर लॉगिंग एंड लॉसेस ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि वाटर लॉगिंग, जलमग्नता, काफ़ी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी भरा रहता है, उस वजह से वहाँ पर दलदली क्षेत्र बन जाता है और फसलों को भी नुकसान होता है। इसके बाद आते हैं गुड इफ़ेक्ट्स। तो जो गुड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे बाढ़ आने के, ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं होते गुड, लेकिन इसका एक जो इफ़ेक्ट होता है वो आता है डिपोजिशन ऑफ फर्टाइल सॉइल ऑन द लैंड। मतलब कि कई बार क्या होता है कि अगर पानी जो है वो किसी उपजाऊ क्षेत्र से, उपजाऊ सॉइल वाले क्षेत्र से बहकर आ रहा है तो अपने साथ काफ़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी लाएगा और उसको हमारे यहाँ पर जहाँ पर भी उसका भराव हो रहा है वहाँ पर लाके बिछा देगा। तो उस वजह से क्या होता है कि कई बार बाढ़ का पानी जो होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, उसके साथ काफ़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी बहकर आती है। उसके साथ साथ यूज़फुल फॉर इनंडेशन इरीगेशन, हमने इनंडेशन इरीगेशन पढ़ा था जिसमें कि बाढ़ के पानी को किसी भी क्षेत्र में भरा रखा जाता है और फिर जब वो बाढ़ का पानी उतर जाता है तो उसमें खेती की जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कंट्रोल ऑफ फ्लडिंग के बारे में। तो जो फ्लडिंग को कंट्रोल करने के मेथड होते हैं उसके अंदर सबसे पहला मेथड आता है कंट्रोल टू वाटर लेवल। इसके अंदर हम डाइवर्जन कैनाल
डैम्स और चेक डैम्स बना सकते हैं। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम डाइवर्जन कैनाल बना सकते हैं। यानी कि मान लीजिए बाढ़ के समय में किसी नदी के अंदर पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को कैनाल के थ्रू डाइवर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में। उसके बाद सेकेंड मेथड आता है बिल्डिंग बैरियर्स इन द फ्लो पाथ, ठीक है, जिसको कि हम रिवर डिफेंस भी बोलते हैं। मतलब कि जो बाढ़ के पानी का बहने का रास्ता है उसके अंदर अगर हम कोई बैरियर्स बना दें तो उस वजह से भी किसी भी क्षेत्र में हम आने वाली बाढ़ को हम रोक सकते हैं। इसके अंदर रिटेंशन पॉन्ड बनते हैं, लीवीज बनती है, एम्बैंकमेंट्स बनते हैं और फ्लड वॉल्स आती है। तीसरा मेथड है अल्टरिंग द रिवर चैनल्स, मतलब कि रिवर की जो साइज़ है, डायमेंशंस है, उसमें चेंजेस करके, यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ाकर, उसकी विड्थ बढ़ाकर, उसकी डेप्थ बढ़ाकर, उसके स्लोप में चेंजेस करके भी आने वाली बाढ़ को हम कम कर सकते हैं। उसी तरीके से उसकी जो लेंथ है, रिवर में अगर काफ़ी शार्प कर्व आ रहे हैं तो उनको भी हम कम कर सकते हैं, और रिवर की जो स्ट्रेट लेंथ है उसको बढ़ाकर हम आने वाली बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल लैंड यूज़ अराउंड द रिवर, यानी कि रिवर के आसपास का जो क्षेत्र होता है उनका किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, वो किस प्रकार से काम आ रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करके और हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि नदी क्षेत्र में ही कुछ बड़े बड़े पक्के कंस्ट्रक्शन कर दिए जाते हैं, उसकी वजह से पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो जाती है। फिर आता है फ्लड वे एंड ड्रेनेज, मतलब कि किसी भी क्षेत्र का प्रॉपर ड्रेनेज करके, ड्रेनेज को डिज़ाइन करके और हम रुकने वाले पानी को उस वहाँ से क्षेत्र से प्रॉपर तरीके से बहने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि किसी भी क्षेत्र में पानी टिका हुआ नहीं रहेगा, रुका हुआ नहीं रहेगा। उसके बाद आता है कोस्टल डिफेंस। तो कोस्टल डिफेंस क्या होते हैं, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ को आने से रोकने के लिए जो भी मेजर्स अपनाए जाते हैं वो आते हैं हमारे कोस्टल डिफेंस के अंदर, ठीक है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लैंड रिक्लेमेशन के बारे में।